तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक हर घर हर कॉलेज इवन इफ के जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें एक हॉट टॉपिक के बारे में बन जाता है और वो चीज़ है रिजर्वेशन। तो जैसे इस टॉपिक के बारे में बात होती है तो जो रूम की टेम्परेचर होता है वो बदल जाता है। तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सोशल जस्टिस को देता है, और वहीं पे दूसरे लोग ये बोलते हैं कि ये अनफेयर है और मेरिट को मार रही है। विनीत की यदि न्यूज़ चैनल में इस चीज़ के बारे में बात होती है तो जो वहाँ पर पैनलिस्ट होते हैं वो एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक को आज हम शांति से थोड़ा क्लियरली और थोड़ा अनबायस होकर इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें जानने से पहले एक जो मिसकंसेप्शन जो बहुत बड़ा है उस चीज को हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो गरीबी को हटाता है, लेकिन यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करेंगे तो रिजर्वेशन का मकसद था रिप्रेजेंटेशन, मतलब उन कम्युनिटीज को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कॉलेज, गवर्नमेंट जॉब्स, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में लाना, जिन्हें हिस्टोरिकल रीजन से कई जनरेशन तक पीछे छोड़ दिया गया था। और ये जो रिजर्वेशन सिस्टम हमारे देश में उसको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मान लो एक छोटा सा फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं और उसमें से जो एक बच्चा है वो थोड़ा सा वीक है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो किसको ज्यादा एफर्ट्स देंगे? जो बच्चा वीक है, क्योंकि पेरेंट्स चाहेगा क्या कि जो पूरा फैमिली है वो बैलेंस्ड हो सके। और ये जो हमारी सोसाइटी है वो ठीक इसी तरह सोचती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि इंटेंशन क्या थी, सवाल ये है कि ये जो इंटेंशन के साथ बनाया गया था वो आज के टाइम पे कितना प्रैक्टिकली सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि इसी रिजर्वेशन की वजह से आज के टाइम में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रहा है। क्योंकि अभी आपको ये पता होगा कि जो नीट एग्जाम में इरेगुलरिटीज हुआ था उसकी वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसी जो नीट की जो पीजी एग्जाम थी उसमें कट ऑफ जो आया उसको देख के आप शॉक हो जाओगे कि जो SC/ST कैटेगरी है उसके लिए जो कट ऑफ मार्क है वो -40 है, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन अभी शुरू हो गया है। लेकिन ये जो एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट था ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 1990 में हुआ और जिस प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 60 से भी ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। इवन एक यदि मैं ओडिशा के बारे में बात करूंगा तो वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल में जो साइंस टीचर के लिए जो वैकेंसी निकला था उसमें जो कट ऑफ गया था SC/ST कैटेगरी के लिए, उसको सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे। SC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था 2.70 मार्क, ST कैटेगरी के लिए गया था 5.38 मार्क, और जो ST कैटेगरी की जो वुमेन कैटेगरी थी उसमें जो कट ऑफ गया था वो लगभग गया था 0.60 मार्क, सिर्फ 0.60। यानी कि यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं और वहाँ पे अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो भाई वहाँ पे नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे जनरल साइंस टीचर के लिए यदि 0.60 मार्क का जो टीचर लाएंगे वो क्या ही पढ़ा सकता है। इसके अलावा उड़ीसा में एक मेडिकल ऑफिसर जो पोस्ट निकली थी उसमें वैकेंसी टोटल निकली थी 5248, यानी कि 5248 पोस्ट। उसमें से जो रिजर्व कैटेगरी जो सीट्स थी वो लगभग थी 4837, और जो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट्स थी वो सिर्फ थी 411, यानी कि लगभग 92% जो थी वो रिजर्व कैटेगरी के लिए थी। तो इस चीज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसे डॉक्टर्स हमारे देश में बनेंगे। यानी कि हमारी देश जो है वो खुद की गड्ढा खुद ही खोद रहा है। और यदि आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन हटाने के लिए कोशिश करेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में जो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें OBC, SC/ST, EWS को छोड़ के यदि हम लोग बात करेंगे तो हमारे देश में उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 69% है, जबकि ऑन रिजर्व कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 31% है। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो 69% के अगेंस्ट में जाएगा? तो इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री से लेकर आज तक जो भी रिजर्वेशन को लेकर हुआ है उस चीज के बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आज के टाइम पे सच में किसको ये रिजर्वेशन की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो अचानक नहीं आया था, इसके पीछे एक सेंचुरी की स्टोरी है। तो हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम ने एक बहुत बड़ी रिजिड हायरार्की बना दी थी। कम्युनिटीज को जमीन से, मंदिर से, कुएं से या फिर जो पब्लिक स्पेस है वहां से दूर रखा गया था। सिर्फ एक जनरेशन की बात नहीं थी, बल्कि ये जो चीजें हैं वो कई जनरेशन तक चले आ रहा था। तो ये सारी चीजों को छोड़ते हैं और डायरेक्टली हम लोग आते हैं 1930 में। तो 1932 में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट आया जो कि था पूना पैक्ट। उस टाइम पे जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने SC कम्युनिटीज के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट को मांगे थे, मतलब ऐसी कम्युनिटीज के लिए अलग से एक वोटिंग सिस्टम। क्योंकि जो BR अम्बेडकर थे उनका पॉइंट ये क्लियर था कि यदि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से उनकी यदि आवाज नहीं सुनाई देगी तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। लेकिन जो महात्मा गांधी थे उस टाइम पे उनको ये लगा कि यदि ऐसा होता है तो जो हिंदू कम्युनिटीज है हमारे देश में वो डिवाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी थे वो इस चीज को अपोज बहुत स्ट्रांगली किया। तो उसके रिजल्ट में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ जो कि था पूना पैक्ट।
तो ये जो पुनः पैक्ट थी, इसमें जो अलग से इलेक्ट्रोलाइट मांगा गया था उस चीज को हटा गया और एक नया कॉन्सेप्ट को लाया गया जो कि था रिजर्वेशन सीट्स। और यही था हमारे देश में टर्निंग पॉइंट। तो बाद में जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद ये जो चीज थी इसको लीगलाइज किया गया। आर्टिकल 15, 16, 46 के तहत जो SC/ST कैटेगरीज है उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन को बनाया गया और इस चीज का एक ही एम था, रिप्रेजेंटेशन देना, यानी कि जो लोग इंस्टीट्यूशनली पीछे थे उन लोगों को सामने ले आना। तो टाइम के साथ साथ ये जो रिजर्वेशन है वो एक्सपैंड होता गया। 1980 और 90 में मंडल कमीशन के बाद जो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो OBC है उस चीज को भी इस रिजर्वेशन कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया। फिर 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जैसे कि EWS की 10% जो कोटा है उसको लाया गया। लेकिन अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि और सबको यही डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये जो रिजर्वेशन है वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए, मेरिट के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये चीज सुनने के बाद फेयर लगता है और अच्छा भी लगता है कि भाई मेरिट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर और एक भी आता है कि जो मेरिट होना चाहिए वो किस बेसिस पे होना चाहिए। तो अभी तक आपने हिस्ट्री के बारे में सुन लिया कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो कैसे लाया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अभी इतना सालों से जो ये रिजर्वेशन हमारे देश में चले आ रहा है उसका जो नंबर्स है वो आज के टाइम पे क्या कहता है, यानी कि ये जो रिजर्वेशन उस टाइम पे लगाया गया था क्या वो सच में आज के टाइम पे उनके लिए सही से काम किया है या फिर नहीं किया है। तो यदि हम लोग पहले बात करेंगे ग्रुप ए सर्विस के बारे में हमारे देश में, तो उसमें जो यूनियन मिनिस्ट्री लेवल में जो आता है उसमें जो SC कम्युनिटी के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो उसमें जो ग्रुप ए लेवल है उसमें लगभग 14% लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा यदि ST कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे तो लगभग 6% लोग काम कर रहे हैं और OBC लेवल का यदि हम लोग बात करेंगे तो लगभग 19% जो लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो यदि वहीं पे हम लोग सेक्रेटरीज लेवल के बारे में बात करेंगे यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे देश में उनके बारे में बात करेंगे तो उसमें लगभग यदि हम लोग 90 ब्यूरोक्रेट्स को लेंगे उसमें से सिर्फ 3 या 4 ऐसे लोग रहेंगे जो कि OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और ये जो नंबर होता है वो ईयर टू ईयर चेंज होता है, लेकिन हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं एक ओवरऑल ये चीज को बात कर रहे हैं। लेकिन यही चीज यदि हम लोग बात करेंगे जो एंट्री लेवल नौकरियां होते हैं जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गया या फिर जो सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो SC/ST OBC कैटेगरी के लोग हैं वो लगभग 60% लोग काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो रिजर्वेशन है जैसे कि एंट्री लेवल नौकरियां हो गया या फिर बॉटम लेवल की नौकरियां हो गया वहां पर तो ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप लेवल की काम होती है वहां पर इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा वीक है। तो जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है कि चलो इतने दिन से ये लोग जो पीछे रह रहे थे आज वो लोग सामने आए हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स है जो इस चीज को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं उन लोगों का ये कहना है प्रोग्रेस तो हुआ है लेकिन जो बेनिफिट्स का जो कंसंट्रेशन है उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे देश में वो एक तरह का क्रीमी लेयर है। क्योंकि आपको पता होगा कि मान लो एक इंसान SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करता है और वो पहले से सरकारी नौकरी कर रहा है और वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उसके बाद उसके बेटा पैदा होता है और वो बेटा जो होता है वो SC/ST कैटेगरी की वजह से वो भी सरकारी नौकरी करने लग जाता है, उसके बाद उसके बेटे भी करने लग जाता है। क्या सच में आपको लगता है कि ऐसे केस में जो सरकारी नौकरी बेटे के बाद बेटे को मिल रहा है और अभी वो लोग वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, क्या उनको ये रिजर्वेशन की जरूरत है? लेकिन उन्हीं की कैटेगरी के जो SC/ST लोग हैं जिन लोगों को अभी तक सरकारी नौकरी मिला नहीं है, जो लोग अभी भी एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, क्या उन लोगों को ये देना जरूरी नहीं है? तो अब बात करते हैं 2019 से लाया गया एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो कि था 10% EWS कोटा। और यहाँ पर पहली बार कास्ट सिस्टम को हटा के जो इकोनॉमिकली सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जब ये चीज इंट्रोड्यूस को किया गया तो लोगों ने बोला कि भाई बहुत अच्छा चीज है, पहली बार उन लोगों को नजर में रखते हुए इस चीज को बनाया गया है। लेकिन यदि हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को शुरू भी कर दिया। वो ऐसे हुआ कि जो कास्ट होती है यानी इंसान की जो जाति होती है वो कैसा होता है, वो जो आज है वो 20 साल के बाद भी वही रहेगा, उसमें थोड़ी ना बदलाव होने वाला है। लेकिन जो इंसान आज गरीब है वो मेहनत करके 3 साल के बाद वो अमीर भी बन जाएगा, या फिर रिवर्स हो सकता है यानी कि एक अमीर इंसान गरीब भी बन सकता है। तो इंडिया में जो एक्यूरेट इनकम है उसको ट्रैक करना हमारे देश में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और बार बार ये रिपोर्ट्स भी आते रहता है कि जो फेक इनकम सर्टिफिकेट से वो 500,000 रुपये देकर बन भी रहा है और EWS कोटा का ऐसे फैमिली फायदा उठा रहे हैं जो लोग असल में इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है। तो जो कास्ट बेस्ड सिस्टम और जो EWS है ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि जो कास्ट बेस्ड जो सिस्टम था उसको जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा था हमारे देश में उस चीज को हटाने के लिए बनाया गया था। और जो EWS है उसका जो आइडिया है वो प्योर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का एड्रेस करना था।
और इससे पहले जैसे कि आपसे मैंने ये बात किया था कि जो हमारे देश में जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है वो होता है क्रीमी लेयर का। और ये जो क्रीमी लेयर होती है ना वो ओबीसी में तो एक्सक्लूजन है, लेकिन एससी एसटी में अभी तक नहीं हुआ है। कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो लोग एससी एसटी कैटेगरी में हैं लेकिन ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुके हैं उनको बेनिफिट मिलते रहना चाहिए क्या? ये सिस्टम को उनसे आगे उन लोगों तक भी ले जाना चाहिए जो अभी भी सबसे पीछे हैं। तो ये तो सारी चीजें थी रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में। तो अभी बात करते हैं सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग चीज के बारे में जो होती है हमारे देश में पॉलिटिक्स। तो ये जो रिजर्वेशन सिस्टम थी पहले इस चीज को एक रिप्रेजेंटेशन टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया ये जो पॉलिटिशियंस थे इस चीज को उनका एक स्ट्रॉन्ग टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे। अक्सर पॉलिटिशियंस के द्वारा एक वोटर बैंक्स की तरह यूज किया जाता है। तो जरा सोचो कि हमारे देश में डेवलपमेंट करना, अच्छा स्कूल्स को बनाना, एजुकेशन को अच्छा करना या फिर स्किल डेवलपमेंट्स को लाना ये बहुत बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग पॉलिटिशियंस को बोलेंगे कि एक नया कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करना या फिर बना देना ये इनके लिए काफी ज्यादा इजी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रॉमिस और एक बड़ी कम्युनिटी को फील हो जाता है कि उनकी बात सुनी गई। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन भी मिल जाता है इससे। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो कम्युनिटीज होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। हमने देखा है कि जाट्स को, मराठास को, पटीदार को और कई दूसरे ग्रुप्स को रिजर्वेशन को मांगते हुए। तो पॉलिटिक्स में जब स्ट्रगल्स को हम वर्सेस वो बनाया जाता है उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है वो लोग इजीली कंट्रोल मेंटेन कर पाते हैं। लोग अपनी कम्युनिटी के अराउंड यूनिफाई हो जाते हैं और असली बड़े इश्यूज जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल इनइक्वालिटी और जो पुअर स्कूल क्वालिटी होती है वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और ये सिर्फ एक ही साइड की बात नहीं होती है भाई, दोनों साइड भी बात कर दिया जाए तो पॉलिटिकली ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको एक जो पॉलिटिशियंस है वो लोग एक टूल बना दिए हैं।